पूरी रात जो है वो इसराइलियों के लिए एक मुश्किल रात रही है। मुसलसल हमलों की जद में रहे। उनके 4 बड़े शहर, ऑयल रिफाइनरीज जो हैं वो उनकी तबाह कर दी गई हैं। फिर जो पावर हाउसेज हैं, ख़ास तौर पे जो पावर प्लांट्स हैं, उनको बंद कर दिया गया है ताहुक्म सानी, और एक हंगामी की सी कैफियत है। रात भर जारी रहने वाले इन हमलों के बाद ऐसा लगा कि शायद ये मामला थम जाएगा, लेकिन एक बार फिर पूरे इसराइल में सायरन गूंज रहे हैं सुबह होते ही, क्योंकि एक नई वेव जो है वो इस टाइम लॉन्च की जा चुकी है और यकीनी तौर पे इसराइल का बड़ा नुकसान होने का इम्कान है। दूसरी जानिब अब चूँकि दिन का आगाज़ हो चुका, तो ऑब्वियसली इसराइल भी रिटेलिएट करेगा, जो कि स्ट्राइक्स वो कर रहा है, मुसलसल कर रहा है। अब से कुछ देर पहले जो ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स मौसूल हुई हैं उसके अकॉर्डिंग इसराइल ने तेहरान एयरपोर्ट पर खड़े जंगी त्यारे F-14 को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। उसकी बाकायदा फुटेज भी जारी कर दी गई है इसराइली डिफेंस फोर्सेस की जानिब से। आगे चल के आपको वो भी दिखाता हूँ। इसके साथ साथ जौहरी तनसीबात और मिलिट्री तनसीबात को ख़ास तौर पे टारगेट करने का सिलसिला जारी है। तो आज का जो दिन है ये ईरान के लिए, बिलखसूस तेहरान के लिए, उनके दारुल हुकूमत के लिए एक मुश्किल दिन साबित हो सकता है। ऑल्दो के रेजिस्टेंस जारी है, मुज़ाहमत जारी है। जो सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह ख़ामेनी, उन्होंने भी अब से कुछ देर पहले ट्वीट करके बताया कि सहूनी रियासत पर वो हर सूरत फ़तह हासिल करेंगे। लेकिन अब चूँकि ऐसा लग रहा है कि अमेरिका की मदद और उसकी बैकिंग और उसकी सपोर्ट जो है वो इसराइल के लिए बढ़ती जा रही है, क्योंकि ट्रंप ने अपना जो G7 का कनाडा का दौरा था वो मुख्तसर करके वापस वाशिंगटन की जानिब रवाना हो चुके हैं और उन्होंने सिक्योरिटी कौंसिल का अहम इजलास जो है वो तलब कर लिया। उनके तमाम अरकान जो हैं वो स्टैंड बाई पे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि अब शायद चांसेस जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं अमेरिका के इस जंग में शामिल होने के। ऑल्दो कि अभी तक जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो ऐसा कोई डिसीजन हुआ नहीं है, लेकिन चूँकि सलामती कौंसिल के अरकान को बुला लिया गया है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को अलर्ट किया गया है, तो ऐसा लग रहा है। और फिर जो वार्निंग जारी की गई है डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कि तेहरान को फौरी तौर पे इवैक्यूएट कर दें, यानी तेहरान के लोग फौरी तौर पे वहाँ से निकल जाएं। और उनकी इस धमकी को या उनकी इस वार्निंग को किस तरह से रिपोर्ट किया जा रहा है इंटरनेशनल मीडिया में, उससे ये लग रहा है कि आज का जो दिन है वो तेहरान के लिए मुश्किल साबित हो सकता है। अल्लाह ना करे कि कोई बड़ी मुश्किल रहे, लेकिन ख़बरें कुछ ऐसी आ रही हैं, क्योंकि जिस बड़े पैमाने पर पूरी रात इवैक्यूएशन होती रही है या लोग तेहरान छोड़ के निकल रहे हैं, उससे यही लग रहा है कि कोई बड़ी स्ट्राइक्स जो है वो हो सकती हैं। इस टाइम इस जंग को लेके पूरी दुनिया की जो नज़रें हैं वो खाली इसी चीज़ के ऊपर लगी हुई हैं कि क्या अमेरिका इस जंग में कूद पड़ेगा। अगर आता है फिर तो इसराइल के लिए बहुत आसान हो जाएगा, लेकिन अमेरिका इतनी आसानी से इस जंग में आ पाएगा, ये एक क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि आप अगर पुराना रिकॉर्ड देखें तो 4 सदारती दौर लगे अमेरिका को, 4 सदर बदल गए, 20 साल लग गए, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान हुआ, हज़ारों जानों का नुकसान हुआ, लेकिन फिर भी तालिबान को ख़त्म करते करते अब वापस वहाँ पे तालिबान की हुकूमत है अफ़गानिस्तान में। तो ये सारा कुछ एक सीन पूरा हुआ ना, वो अफ़गान जंग में आए, उन्होंने अपना पूरा ज़ोर लगाया। 4 सदर मैंने आपको बताया, एक गया, दूसरा आया, दूसरा गया, तीसरा आया, ये जंग जारी रही। 20 साल तक वो लड़े हैं, 20 साल तक उन्होंने कोशिश की और आगे से मुज़ाहमत होती रही। ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हुआ, उन्होंने कितना असला वहाँ पर लगाया और अब वही उनके लिए मुश्किल का बाइस बना हुआ है। वो कह रहे हैं कि जनाब हमें अपना असला वापस चाहिए, हम वहाँ से अपना असला लेके आएंगे। आखिरी वक्त में कैसे वो वहाँ से निकल के गए हैं ये भी पूरी दुनिया के सामने है। तो एक सेट एग्जाम्पल आपके पास मौजूद है कि आप अफ़गानिस्तान से जंग नहीं जीत पाए और एट द एंड आपको 20 साल लगे टू रिप्लेस तालिबान विद तालिबान। आप तालिबान को निकालते निकालते अभी वहाँ पे तालिबान की हुकूमत है। तो आपने उससे अगर सबक सीखा है तो फिर तो इस जंग में आप शामिल नहीं होने वाले। बहरहाल देखते हैं इसमें क्या डिसीजन होता है। और ये अफ़गानिस्तान और ईरान कोई ये भी नहीं है कि अफ़गानिस्तान किसी और रीजन में है तो ईरान किसी और रीजन में है तो थोड़ा फ़र्क पड़ेगा। ये ऑलमोस्ट वैसे ही लोग हैं, वैसी नेचर है, वैसी रेजिस्टेंस है। तो इसलिए मुझे लगता है कि थोड़ा मुश्किल फ़ैसला रहेगा अमेरिका के लिए जो भी है, लेकिन मुझे लगता है कि ये इन्हीं 24 घंटों के अंदर अंदर कोई बड़े इक़दाम होने हैं। और इस टाइम जो ख़बरें आ रही हैं वो ये कि ट्रंप फौरी तौर पे चाहते हैं कि वो ईरान के उन रहनुमाओं से रब्ता इस्टेब्लिश कर पाएँ जिन्होंने फ़ैसला साजी में कुछ ना कुछ रोल अदा करना है। आइदर वो किसी डील की तरफ जा सकते हैं जौहरी प्रोग्राम के हवाले से, या फिर उन्होंने इस जंग को कंटिन्यू करना है। लेकिन इस टाइम जो भी सिचुएशन है, ईरान ने अपना एक अपर हैंड ज़रूर रख दिया। नुकसान बेशक जितना भी हो गया, लेकिन अब तक तो इसराइल खाली एक ओपन प्रिजन में निहत्ते फ़लस्तीनियों को टारगेट कर रहा था ना, अपने मिसाइल बरसा रहा था और अपनी सुपीरियरिटी कायम करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इस बार उसका जो मुकाबला है वो मिसाइलों के साथ हो रहा है। गज़ा के लोगों के पास मिसाइल नहीं थे, एयर डिफेंस सिस्टम नहीं था, ये सारा कुछ नहीं था।
इसराइल अपनी पूरी ताकत वहाँ पे लगा रहा था और एक के बाद एक बिल्डिंग मलिया मेट करता गया, और वहाँ के लोग आज किस हाल में ज़िंदगी गुजार रहे हैं ये भी सबके सामने है। लेकिन यहाँ पर हालात थोड़े से मुख्तलिफ हैं। ईरान ठीक है, जोहरी मुल्क नहीं है, उसके पास एटमी ताकत नहीं है, लेकिन वो उसके बहुत करीब है, और उन्होंने इतने अरसे तक जो तैयारी की है वो आप जैसे थ्रेट के लिए ही की है। तो इसलिए मुझे लगता है कि इस बार उनको टफ टाइम मिल रहा है और दुनिया देख भी रही है। इसराइल इस टाइम चुन चुन कर उन ख़ास मकामात को टारगेट कर रहा है जहाँ से वेपन्स की मूवमेंट हो रही है ईरानी साइड से, यानी ईरान जहाँ जहाँ से मिसाइल लॉन्च कर पा रहा है या जहाँ जहाँ से उनका वो बेस कैंप समझते हैं कि यहाँ पे उनकी मिलिट्री पावर मौजूद है या वो रिटेलिएट करने की पोजीशन में है, उन मकामात को टारगेट किया जा रहा है। और अब तो फुटेज भी बाकायदा जारी कर दी गई है। उनके F-14 फाइटर जेट को तबाह कर दिया गया है ईरान के तेहरान एयरपोर्ट पर। ये जो जहाज़ वहाँ पर पार्क किया गया था किसी भी हंगामी सूरत हाल के पेश नज़र उससे निपटने के लिए। ईरान के लिए एक मुश्किल सूरत हाल ये भी है कि जो उनकी एयर स्पेस है बिलखसूस तेहरान की, वो इस टाइम इसराइली फ़िज़ाइया के कंट्रोल में है। यानी वो किसी भी टाइम आ रहे हैं, किसी भी टाइम वो ख़ास मकामात को टारगेट कर रहे हैं, उनको रोक पाना इस टाइम मुश्किल हो रहा है, क्योंकि ये क्लेम किया गया है इसराइली डिफेंस फोर्सेस की जानिब से कि तेहरान का फ़िज़ाई कंट्रोल जो है वो उनके पास है और फ़िज़ाई बर्तरी उन्होंने कायम कर रखी है। खित्ते में अभी एक जंग जारी थी, साथ ही दूसरी भी शुरू हो गई। ईरान और इसराइल की जंग का तो अभी कोई सोल्यूशन या कोई एंड रिज़ल्ट निकला नहीं है। अभी पता चला कि रूस ने यूक्रेन के ऊपर भी हमला कर दिया है, और अभी कुछ देर पहले की जो ताज़ा तरीन फुटेजेस मौसूल हो रही हैं उसके अकॉर्डिंग रूस ने कीव पर, यानी जो यूक्रेन का शहर है, उसके ऊपर हमला किया है मिसाइलों से, और अच्छी खासी तबाही जो है वो मचाई है। आपको कुछ दिनों पहले का आइडिया है ही कि यूक्रेन ने एक हमला किया था ड्रोन्स के ज़रिए, और रूस के बहुत सारे तैयारे जो हैं वो उन्होंने तबाह कर दिए थे। तो उसका बदला शायद लिया है, और एक भरपूर किस्म का हमला अब से कुछ देर पहले हुआ है। और अब इंटरनेशनल मीडिया में दो जंगों की खबरें जो है वो चलेंगी। इधर जनाब ईरान और इसराइल, उधर रूस और यूक्रेन, ये दोनों, और उधर डोनाल्ड ट्रंप। अब देखते हैं कि किसकी मीडिएशन कराने में कामयाब होते हैं। इधर ईरान के साथ तो लगे हुए हैं, तो देखते हैं डोनाल्ड ट्रंप किसी डील की तरफ जा पाते हैं या फिर वो इस जंग में शामिल होते हैं। अगर शामिल होते हैं तो ये शायद उनका एक ऐसा फ़ैसला होगा जो कि मुझे लगता है कि उन्हें नहीं करना चाहिए। हर तरफ वो अमन की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान इंडिया में उन्होंने अगर डील करा दी कि नहीं जंग में जाना, तो कैसे वो ये अफोर्ड कर सकते हैं। ऑल्दो कि इसराइल को उन्होंने इतना सपोर्ट किया है, वो कह रहे हैं कि इसराइल बहुत अच्छा काम कर रहा है, लोगों को मार रहा है, टारगेट कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। जो ताकत इसराइल खुद अपने पास रखना चाहता है, वो क्यों चौधरी बन के कह रहा है कि किसी और के पास नहीं होनी चाहिए? क्यों ईरान अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये सारा कुछ नहीं रख सकता? तो पहल भी आप करें, टारगेट भी आप करें, और फिर विक्टिम कार्ड भी अगर आपने प्ले करना है तो फिर ऐसे बात नहीं बनेगी।